आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में सियासी खींचातानी की वजह से निज़ाम अदल व इंसाफ भी सख्त इम्तहानी लम्हात में है। अदालती फैसलों से इख्तलाफ या नुक्ताचीनी की तो कानूनी रिवायात हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में हुकूमत मुखालिफ फैसला करने वाले जजेस नून लीग के टारगेट पर हैं या हुकूमती जमात के अरकान के टारगेट पर हैं। नून लीगी क़यादत बिला तहक़ीक़ बिला तफ्तीश बहरहाल इल्ज़ाम लगा रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग का एक अहम मशावरती इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान को नाम लेकर नून लीग के केसेस से अलहदा होने का मुतालबा किया, जबकि वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में कानूनी हिकमत अमली बनाने की हिदायत की। परसों मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और कहा कि मुल्क को ईमानदार जजिस की ज़रूरत है, इमरानदार जजिस की नहीं। तशवीशनाक बात तो ये भी है कि सियासी मामलात बेंच और बार के दरमियान हायल हो रहे हैं। ऑडियो लीक्स के पस मंज़र में पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा जज साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और बसूरत दीगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। आज पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हसन रज़ा पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू में इस तवक्की का इजहार किया कि रेफरेंस दायर होने से पहले ही मज़कूरा जज साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी को भी नोटिस देगी और उनसे जवाब तलब करेगी। बार में भी तकसीम आया है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पोजीशन है, जो उनके ख्यालात हैं, यकीनन वो एक दूसरे से मुमासलत नहीं रखते। आज की इंपॉर्टेंट एक और डेवलपमेंट पे पाकिस्तान बार काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी एक तफसीली मुलाकात की, जिसकी वीडियो तस्वीर जारी की गई और एक तवील मुलाकात थी जिसकी के ख़बरें आज आई हैं। इससे पहले इसी मामले में डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो मुबैना जो ऑडियो लीक्स जो वायरल हुई, उसके अगले रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में भी जजेस का एक गैर रस्मी इजलास हुआ था, जिसमें इस मामले पर बहस के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का मुतालबा हुआ। 3 रोज़ कबल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी लंदन में मीडिया गुफ्तगू में इस मामले पर तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। ये अहम बात है क्योंकि नवाज शरीफ साहब आजकल बयानात नहीं देते हैं। काफ़ी तवील अरसे के दौरान के बाद उनका कोई बयान आया, वरना उनका बयान या कोई ट्वीट या इस किस्म के सियासी मामलात पर गुफ्तगू जनाब नवाज शरीफ की सुनाई नहीं देती। तो लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की केस सुनाने वाली बेंच की बेंच में भी मज़कूरा जज साहब को शामिल थे और इसी बेंच ने 90 दिन में पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान न होने पर बरहमी का इज़हार किया था और मामला असकुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी भेजा था। यकीनन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए फ़ैसला कुन वक्त है, क्योंकि आला अदलिया के एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ जज साहब की साख को निशाना बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी से कबल लाहौर हाई कोर्ट की जज की हैसियत से भी कई अहम और तारीख़ी फ़ैसले कर चुकी है और यकीनन उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ैसले शामिल हैं, जिनमें जनाब नवाज शरीफ की मुल्क से रवानगी के हवाले से भी बातचीत शामिल है। इस मौजू पर बात करते हैं और एक बार फिर जो बेंच और अदलिया के दरमियान की जो कैफियत है, अदलिया के कुछ जजेस को जिस अंदाज से निशाना बनाया जा रहा है, हमने खुद दावत दी है। बार के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे जनाब जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो तनकीद होती है जजेस साहब की और बराह रास्त तनकीद होती है, नाम लेके तनकीद होती है, ये एक सिलसिला है जो कि मुसलसल जारी है और जिसकी कि हमने शिद्दत जो थी जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने से देखी, जिसके ख़िलाफ़ तहरीक के आप बहुत ही सरकर्दा रुकन थे। वहाँ से लेके आज तक ये सिलसिला रुकना नहीं है। कभी ना कभी 1-2 जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, 2-3 जज साहब, उन पे इल्ज़ामात की बौछार होती है। गो कि इससे कोई शदीद फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है, जिससे अदलिया का जो वक़ार है वो बुरी तरह से जो मुतासिर है, वो मुतासिर रहता ही है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। पिछले दिनों आप देखें जिस तरह से जुडिशरी में रिटायर्ड चीफ जस्टिस या और जजेस के मुतल्लिक बाद में बयानात आते हैं, उनके क्रिटिसिज्म आते हैं, उन पर इल्ज़ामात आते हैं, तो उस लिहाज से तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कंप्रोमाइज़ होती है
और जुडिशरी का इमेज भी पब्लिक में बड़ा गिर जाता है। तो इसके लिए इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इसके एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कमीशन बन जाए, ये चीज़ें प्रूव की जाए। खामोश रहेंगे तो बातें बनेंगी, जितनी खामोशी जुडिशरी की एंड पे होगी उतनी ही बातें बनेंगी। और हो रहा है, आप देख लें जिस तरह से जो जज साहब का नाम आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उनके पास पहले भी उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गया था उसकी रिपोर्टेड जजमेंट के बेसिस पे, जिसके ऑथर फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में अभी तक फैसले की कॉपी मांगते हैं तो वो नहीं मिलती हाई सुप्रीम कोर्ट से। ये अजीब बात है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आप मुझे कोई ऑर्डर की कॉपी निकाल के दिखवा दें। अब ये चीज़ें होंगी तो लोगों के जहनों में सवालात तो उभरेंगे ना कामरान साहब। जी हाँ, कि किस तरह से ये अपने आप को सवालात डिसिप्लिन जो करते हैं। है साहब, आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने से ये मुसलसल चल रहे हैं। एक दो हमारे चीफ जस्टिस साहब इससे बचे, वरना तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे बचा ना हो। और अगर इन इल्ज़ामात और इस गुफ्तगू और इन तमाम चीज़ों को देखें तो ये तो सर हमारा शर्म से झुका देने वाला पूरा मामला है कि हमारी अदलिया और हाईएस्ट लेवल पर उस पर किस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। क्योंकि बहरहाल ये इल्ज़ामात ही हैं कि कोई भी इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो कि साबित हुआ हो जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि इल्ज़ाम साबित हो गया और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ तो बेचारों के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल सियासी मामला है जिसमें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वरना तो ये सिलसिला तो ये थमने वाला है ही नहीं जज साहब। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। देखिए, एक दफ़े जिसकी इब्तिदा हुई इन चीज़ों की ऑडियो लीक की, उसमें पहला केस आता है आसिफ जरदारी साहब का सुप्रीम कोर्ट में। बशीर जहांगीरी साहब जिस बेंच को हेड कर रहे थे, उसमें सैफुर रहमान और मरूम हो गए जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी कन्वर्सेशन थी। ये बात पब्लिक हुई, उन्होंने कोर्ट में फ़ाइल की, अपील चल रही थी आसिफ जरदारी साहब की, वो मुस्तफ़ी हो गए जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के। बात ख़त्म हो गई, अपील अलाउ हो गई। अगर इस तरह से जजेस ग्रेस शो करें और अपने इल्ज़ामात को अब ना वो डिफेंड करते हैं ना उस पर कोई कार्रवाई करते हैं, तो झूठ भी फिर लोगों को सच लगने लगता है। अगर ये बातें झूठ भी हो रही हैं जो आज है, गलत है, फेक न्यूज़ है, इससे कता नज़र कि ये जो चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि हम इसका 100% मुस्तनद होना, 100% सही होना, हम इसको मुबैना ही कह सकते हैं ना साहब कि ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एक इस किस्म की जो एविडेंस है जो सामने आई है वो, या इस किस्म की जो अभी इस वक्त आ रही है, या इससे पहले कि मैंने ये बात सुनी या हमने ये बात टेप पे सुनी या हमने ये सुना, आजकल के ज़माने में, इस ज़माने में, ये मैं नहीं कह रहा कि ये गलती है, 100% गलत है, लेकिन 100% सही भी तो नहीं कह सकते ना इसकी, जब तक पूरी तफ्तीश तस्दीक ना हो सके। और वो आज के ज़माने में फिर उसके लिए तो पूरा एक निज़ाम तरतीब दिया जाए ना, क्योंकि जज की बात हो रही है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक बड़ा डिटेल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि किन हालत में कैसे ऑडियो वीडियो लीक को अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाना है तो क्या क्या शराइत होंगी, किस की तरह होगा, वो पूरा एक प्रोसीजर लेट डाउन है और वो बिल्कुल इम्पॉसिबली कोई उसको पूरा कंप्लाई कर सकता है। तो जब तक साबित ना हो तो साहब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि ये टेप जो है इसको हम मिनवन तस्लीम कर लें। बिल्कुल ये सही है। बगैर जब तक उसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है, जब तक रिकॉर्ड करने वाला पब्लिक में नहीं आके कहता है कि ये मैंने रिकॉर्ड किया है, फलाने दिन फलाने वक्त बात हो रही थी, और उसको टेलीफोन का, मोबाइल का, ये लैंडलाइन का रिकॉर्ड साबित करे कि ये कॉल हुई है, तब उस तरह से बनेगा। लेकिन सवाल इसके साथ एक और है कामरान साहब कि पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे आप रेस्टोर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये भी तो है जो इदारों पे
हो रहा है, एक और इदारे के चीफ के खिलाफ बातें हो रही हैं, जुडिशरी के पुराने चीफ के खिलाफ बातें हो रही हैं, ये रुक नहीं रही हैं। खुद बेतहाशा है सर, जाहिर है कि ये तो अब जो कौम का अंजाम हो रहा है, माशी, सियासी, सिक्योरिटी, वो सब इसका पस मंज़र भी हमारे सामने इन्हीं वजूहात की बिना पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर रशीद रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक। आज सियासी मंजरनामे डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग परवेज़ इलाही, उनके तमाम साथी आज बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं, शमूलियत का ऐलान किया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है पंजाब में, जहां पर आज काफ लीग के बानियों में से एक जनाब चौधरी परवेज़ इलाही अपने 10 अरकान पंजाब असम्बली के साथ, साहबजादे मुनीस इलाही के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और इसके लिए उन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की। यकीनन एक बहुत अहम पेशरफ्त है पंजाब की सियासत के लिहाज से। ख़ास तौर पर इसका बाकायदा ऐलान परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत अहम बात यकीनन वो ये कि फ़ैसला ये हुआ है कि परवेज़ इलाही शामिल तो हो गए, लेकिन उन्हें ओहदा मिलेगा मरकज़ी सदर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ये कलीदी बात फवाद चौधरी मीडिया टॉक में करना भूल गए थे, मगर फवाद चौधरी ने फौरी तौर पर उनके कान में याद दिलाया और जिसकी कि फिर फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद तशरीह की। 2018 के इंतखाबात के बाद काफ लीग मरकज़ पंजाब में PTI की इत्तेहादी बनी। हुकूमत जाने से एक हफ्ता कबल इमरान खान ने परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला भी बना दिया था। तब से तमाम तर दबाव के बावजूद परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी, जबकि वो इस फैसले के हक़ में नहीं थे। यकीनन हमारे सियासी मैदान में ये वो एक बहुत बड़ी पेशरफ है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक एडिटर, तज़ियाकार जनाब मुजीब रहमान शामी। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने ज्वाइन किया है। आपके नज़दीक वैसे तो जाहिर है कि इत्तेहादी थे और करीबी इत्तेहादी, शदीद इत्तेहादी थे परवेज़ इलाही साहब, उनके दूसरे साथी काफ लीग के PTI के, लेकिन अब ये बाकायदा अगर शामिल हो गए हैं, इसका बाकायदा ऐलान किया है, काफ लीग छोड़ के PTI का हिस्सा बन गए हैं, तो इसकी अहमियत क्या है और क्यों किया है परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा? कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, परवेज़ इलाही साहब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि उनके पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक मौसर अफराद का और कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स का एक मजमुआ है। उसकी कोई बहुत बड़ी अवामी ताकत नहीं है, लेकिन जो इलेक्टेबल्स हैं वो उसमें एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी बन गए और परवेज़ इलाही साहब के साथ उनका रास्ता अलग हो गया। तो ये मुस्लिम लीग काफ दो धड़ों में बट गई थी और चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल मुतहारब थे और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और चौधरी वजाहत हुसैन जो कि छोटे भाई हैं चौधरी शुजात हुसैन के, वो भी परवेज़ इलाही के साथ थे। तो इस लिहाज से तो परवेज़ इलाही साहब के लिए अब मुस्लिम लीग काफ जो है उसका भी एक ग्रुप उनके साथ था। एक चॉइस तो ये थी कि वो मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही ग्रुप के लीडर बन के अपना काम करें, और दूसरी चॉइस ये थी कि अब वो PTI में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने ये फैसला किया और मुनीस इलाही साहब सरगर्मी के साथ इसके हामी थे। तो अब मुस्लिम लीग काफ जाने और चौधरी शुजात हुसैन जाने। शामी साहब, इसकी कोई अहमियत है कि उनको जो ओहदा दिया जाना वादा किया है, जो कि अभी नहीं दिया गया, उन्होंने आज याद दिलाया फवाद चौधरी को कि भाई इसका ऐलान तो करें कि वो सदर होंगे, और ये सदर का ओहदा जो है किसी के पास नहीं है। सीनियर नायब सदर, सीनियर वाइस चेयरमैन, ये वो मैंने देखा है PTI के अंदर ओहदे हैं, मगर इमरान खान चेयरमैन और अगर परवेज़ इलाही सदर होते हैं, इसकी कोई अहमियत है? देखें, जावेद हाशमी साहब जब शामिल हुए थे PTI में तो उनको सदर बनाया गया था, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया PTI को तो फिर उसके बाद वो ओहदा पुर नहीं किया गया। गोया PTI का वो ओहदा तो मौजूद है, लेकिन किसी शख्स की नामजदगी नहीं हुई या इंतखाब नहीं हुआ। तो ये एक अगरचे के रस्मी सा ओहदा होगा, लेकिन 12 इससे चौधरी साहब को जो इज्जत मिलेगी और वो एक PTI की हाई कमान में एक तीसरे आदमी हो जाएंगे,
क्योंकि इमरान खान साहब के बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और फिर चौधरी परवेज इलाही साहब होंगे, और फिर सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो असद उमर हैं। तो 3-4 आदमी जो टॉप के होंगे उनमें उनका शुमार होगा। अच्छा, और अब इस लिहाज जो से मेरा ख्याल नफसियाती तौर पर तो उनके लिए तकवीत का सामान होगा। शाही साहब, ये जो बची है अब काफ लीग, जिसके चौधरी शहजाद साहब, जाहिर है कि उनकी उम्र है, उम्र रसीदा, वो सियासतदान हैं, ज़ाहिर है बीमारी भी है, तकालीफ भी है, फिर ये परवेज़ इलाही और ये 10 अरकान पंजाब असम्बली निकल गई, इसकी क्या हैसियत बची है अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है अब जो रही है? क्योंकि बेसिकली ये सब PML में थे, PMLN में थे, फिर ये निकले, फिर काफ लीग मुशर्रफ के ज़माने में, और फिर उसके बाद से फिर ये एक साथ चले, फिर ये बिखरे। अब इसमें से परवेज़ इलाही साहब तो चले गए PTI में, जो बची कुची काफ लीग है, इसका मुस्तकबिल? अब ये जो बची खुची काफ लीग है, ये तो बुनियादी तौर पर तो चौधरी शुजात हुसैन की जो फैमिली है बस उसी पर मुनहसर है, और कुछ चंद हजरात और हैं। और अभी तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की कोशिश होगी कि कोई मौसर अफराद वो अपने साथ शामिल कर सकें, और इसमें चौधरी सरवर साहब जो हैं साबिक गवर्नर पंजाब, उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। देखें वो सिरे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, और भी वो दूसरे इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। और मगर ये भी हो सकता है कि फिर मुस्लिम लीग नून से उनका मामला हो जाए और मुस्लिम लीग नून उनको चेयरमैन बना ले, जैसे कि राजा जफरुल हक चेयरमैन थे मुस्लिम लीग नून के, और उस वक्त मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के सदर थे। तो कोई ऐसा ओहदा रस्मी देकर चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग नून में भी वापस लाया जा सकता है। और नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, और अभी वो लंदन जाने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। तो बहरहाल ये जो चौधरी खानदान की सियासत है वो तो अब अलग अलग हो गई, और चौधरी खानदान का जो पंजाब में किरदार था, पंजाब की सियासत में तहलील हो गया, वो तो मुतासर हो गया, तहलील हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कहा जा रहा है शहबाज हुकूमत मुल्क की माशी बदहाली को कंट्रोल करने के बजाय सियासी मुखालफीन खासतौर पर PTI को काबू करने की रविश पर चल पड़ी है। इमरान खान समेत PTI की क़यादत को मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है, ये गिरफ्त में लाया जा रहा है। इमरान खान पर 34 मुकदमात अब तक कायम हो चुके हैं, लेकिन मुतादिद मामलात में हुकूमत को अंदरूनी मज़ाहमत और सुख्ती का भी सामना है। और आज इस सिलसिले में एक बहुत अहम दिन था, बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई जब अचानक खबर आई कि चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इसने साबित कर दिया कि शहबाज हुकूमत के अंदरून खाना बड़ी गड़बड़ है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जनाब आफ्ताब सुल्तान पर काफ़ी अरसे से दबाव था कि वो कुछ केसेस बनाएं, को गिरफ्तारियाँ करें, उसका मरकज़ महवर PTI होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया था। बहरहाल वज़ीर आज़म हाउस से आज बयान जारी किया गया कि आफ्ताब सुल्तान ज़ाती वजूह की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए हैं, और डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह कायम मुकाम चेयरमैन नैब के फ़राइज़ उन्होंने संभाल लिए हैं। देखना यह है कि ज़ाहिर शाह क्या हुकूमत की ख्वाहिशात पे पूरे उतर सकते हैं, हुकूमत के मुतालबात पूरे कर सकते हैं या नहीं। मगर आज ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। आफ्ताब सुल्तान किस अंदाज से नैब से गए, किस वजह से गए, ये खुद उन्होंने बताया। आज नैब हेडक्वार्टर में अलविदाई तकरीब से खिताब में सुबुकदो चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैंने किसी भी गलत काम से माजरत की और ओहदे को ठोकर मार दी। आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। आफ्ताब सुल्तान के खिताब के दौरान नैब का हॉल नैब के एहलकारों की तालियों से गूंजता रहा। अपने खिताब में आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के खिलाफ केस बनाऊं या ख़त्म कर दूं। चाहता हूं कि ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवाल उठे। इस गुफ्तगू ने साबित कर दिया पस मंज़र क्या है आज की इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट का। ये गुफ्तगू जो उन्होंने फरमाई इस हॉल में रिकॉर्ड की गई थी, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो बहुत आसानी से जो आप सुन सकते हैं वो हमने आपको पेश किया, वरना बात वही है जो हमने आपको इससे पहले अर्ज़ की है। आफ्ताब सुल्तान को पिछले साल 21 जुलाई को 3 बरस के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह इस हुकूमत ने चेयरमैन नैब लगाया था।
ताहम सिर्फ वो 7 माह बाद ही इस ओहदे से अलहदा हो गए हैं और उसका पस मंज़र भी हमने आपके सामने रखा। 7 माह कबल शहबाज हुकूमत ने अचानक साबिक DG FIA राय ताहिर को भी फारिग कर दिया था। उनको भी शहबाज हुकूमत ने ही डायरेक्टर जनरल FIA लगाया था। उनके सामने भी यही सूरत हाल थी, हुकूमत की ख्वाहिशात थी, मुतालबात थी, उन्होंने नहीं किया। और इस तरह से आज आफ्ताब शाबान और राय ताहिर की तरह मुबैना गैर कानूनी इक़दामात या हुकूमत की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ उन्होंने केस बनाने से इनकार किया और उन्होंने प्रेफर ये किया कि वो अपना ओहदा छोड़ दे, वरना तो ये 3 साल की पोजीशन है और 3 साल तक वो इस ओहदे पे रहते, उनको कोई इसको टच नहीं कर सकता था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोजीशन है। आफ्ताब सुल्तान की तैनाती के वक्त ये किस किस्म के ऑफिसर हैं, आज आफ्ताब सुल्तान ने उसे साबित किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा उनकी अहलियत और गैर जानिबदारी की पूरे पाकिस्तान को मिसालें देकर उनकी अहमियत को याद दिलाते थे। ये सिर्फ 7 महीने पहले की बात थी, मगर आज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये वो कौन है आफ्ताब सुल्तान, उनका तारुफ आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा से सुना और आज आफ्ताब सुल्तान ने जिस तरह से 3 साल अपनी कैरियर पोजीशन छोड़ी, आज अपने साथियों के सामने रखी, उसकी वजूहात है, यकीनन वो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामान है। आफ्ताब सुल्तान अपने पेशा वराना कैरियर में ईमानदारी, गैर जानिबदारी और प्रोफेशनलिज्म की न सिर्फ पहचान रखते हैं बल्कि उन्होंने मेरिट पर अमल करके भी दिखाया है। शायद यही वजह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने में चेयरमैन नैब की एहतियात पर सख्त मायूस दिखाई देते थे। ये वो पस मंज़र है जिसकी एक झलक आपने देखी, जिसकी बुनियाद पे अब से 1 हफ्ते कबल आफ्ताब सुल्तान ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया था। इसमें उन्होंने ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वैसे भी कम्युनिकेट कर दिया था कि आपके जो मुतालबात हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आपके वज़रा की ख्वाहिशात है, जो आप चाहते हैं कि हम फ़लाँ सियासतदान के ख़िलाफ़ ये करें, फ़लाँ सियासतदान के ख़िलाफ़ ये करें, जो कि सब के सब PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, इस पर मैं पूरा नहीं उतर सकता, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, वरना 3 साल की पोजीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, कोई उनको टच नहीं कर सकता था। एक जानिब वज़ीर दाखिला की मायूसी और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज़ अपने सियासी मुखालफिन को राना सनाउल्लाह से डराती और गिरफ्तारियों का खौफ दिलाती नज़र आती हैं। इत्तफाक की बात है या ये कि ऐसे ही होना था, जैसे ही जनाब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर होने की खबर आई, ये खबर आई कि ज़ाहिर शाह अब चेयरमैन नैब होंगे। नैब ने फुर्तियाँ दिखानी शुरू करी। आज नैब रावलपिंडी ने सबसे पहले इमरान खान को तोशाखाना केस में 9 मार्च को तलब किया। खबरें हैं कि नैब ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की तलबी का समन भी जारी कर दिया है। साबिक वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को भी तोशाखाना केस में तलब किया गया है, जबकि नैब ने परवेज़ खटक को एक अलहदा केस में 8 मार्च को तलब किया है। देखते हैं नैब और क्या क्या करता है और ज़ाहिर शाह कितनी उनकी जो हुकूमती ख्वाहिशात हैं, मुतालबात हैं या एक्सपेक्टेशन हैं, उन पर पूरे उतरते हैं। अजब हुस्न इत्तफाक तो ये भी है कि एक जानिब नैब के नए केसेस में तलबी हाज़िरी और पेशियों का आगाज़ हो रहा है और दूसरी जानिब नैब में अरबों खरबों रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स, आमदन से ज़ायद खाने, असासे, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, इस मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े शोरा आफाक केसेस वो मफलूज हो रहे हैं, वो दम तोड़ रहे हैं या हमेशा के लिए फना भी हो रहे हैं। नैब तरामीम केस में वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई कि नैब कानून में तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालत से वापस हो चुके हैं, जिनमें 2021 रेफरेंसेस भी शामिल हैं। वापस होने वाले 221 नैब रेफरेंसेस में से 29 सियासतदानों के हैं। गोया शहबाज हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का अपने नैब करप्शन केसेस में रिलीफ का सिलसिला ज़बरदस्त तरीके से जारी और सारी है। याद रहे कि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम समाअत हो रही है उन तमाम तरामीम के हवाले से जिसके साए में हुकूमत के इन तमाम लोगों की नैब केसेस ख़त्म हो रहे हैं, अरबों खरबों की करप्शन नैब केसेस ख़त्म हो रहे हैं। उसी हवाले से उन तरामीम की वजह से वो चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हो रही है। और अगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि ये तरामीम गलत है और ये इस पार्लियामेंट ने अपने लोगों की बका के लिए या अपने लोगों के फ़ायदे के लिए अपना ये कानून बना दिया और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर पूरी काया पलट जाएगी। मगर बहरहाल आज की बहुत अहम डेवलपमेंट, इससे पहले यही डेवलपमेंट हम देख चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जब DG FIA की पोस्टिंग हुई थी इस हुकूमत के आने के बाद, और एक और बड़े काबिल कदर पुलिस सर्विस के ऑफिसर राय ताहिर को डायरेक्टर जनरल FIA बनाया गया था। कुछ ही अरसे के दौरान हुकूमत और राय ताहिर के दरमियान इन्हीं मामलात पर कि क्या एक्शन FIA ले, क्या एक्शन ना ले, उसके बाद जो FIA की आपने फुर्ती देखी वो आपको नज़र आ रही है। राय ताहिर साहब ने अपने ओहदे से उन्होंने माजरत कर ली थी और फिर उनको ओहदे से
न सिर्फ हटा दिया गया था बल्कि उनको पुलिस की जो अहम तरीन साइड लाइन पोजिशन होती हैं वहाँ पर धकेल दिया गया था। राय ताहिर और अब जनाब आफ्ताब सुल्तान पाकिस्तान पुलिस सर्विस के मायानाज ऑफिसर हैं और इनके दोनों के ये फैसले यकीनन उनकी अपनी रेपुटेशन को भी उन्होंने इन्हेंस किया है, मगर पुलिस सर्विस के लिए ये पोजीशन बहुत है। और इस तरह के आज जो जिस तरह का फैसला किया है आफ्ताब सुल्तान ने, यकीनी तौर पर दूसरे पुलिस सर्विस के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी इंकरेजमेंट होगी कि सियासतदानों के अहकामात पर कठपुतली का किरदार अदा ना करें। आज की अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ तहकीकाती जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है एजाज़ सैयद को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। फरमाइएगा आपकी मालूमात, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इस तरह से पाकिस्तान में नैब के चेयरमैन ने किसी अंदाज इस तरह का इस्तीफ़ा नहीं दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब की हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं, आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी अनप्रेसिडेंटेड मामला है ये। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, जो चेयरमैन नैब है, फॉर्मर चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान, उनका और हुकूमत का ये जो तनाज़ा है ये आज शुरू नहीं हुआ या एक हफ़्ता पहले शुरू नहीं हुआ। ये तनाज़ा तो उसी दिन शुरू हो गया था जब 21 जुलाई को इनको तैनात किया गया था और बाद में इनको कहा गया था कि आप जो हेलीकॉप्टर केस है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से, उस पे जो केस बनाएं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करें। तो उस पर जो आफ्ताब सुल्तान है उनका मौक़िफ़ था कि ये मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट एसेट है, उसका केस बनता है जो कि नैब के प्रीव्यू में नहीं आता। रिकवरी होनी चाहिए, अगर हेलीकॉप्टर गलत इस्तेमाल किया गया है अनऑथोराइज्ड बंदों ने तो उसकी रिकवरी कर लीजिए। तो रिकवरी की हद तक इन्होंने एक ख़त लिख दिया था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस नहीं बनाया था। अब दूसरे मामलात भी कुछ पैदा हुए थे एक्सक्यूज़ मी, दूसरे मामलात का इमरान साहब ये पैदा हुए थे कि मौजूदा जो सिविलियन गवर्नमेंट है और इनके साथ और लोग भी हैं, इनकी अपनी मुश्तरका तरजीहात भी हैं और कुछ इनकी इंडिविजुअल तरजीहात भी हैं। तो जो चेयरमैन नैब है उनको कहा गया सर्टन केसेस में कि किसी एक केस कोई एक फ़र्द है उनका केस है उसको ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि उनका ताल्लुक़ किसी साबिक़ दौर में कोई अहम तरीन शख्सियत रहे हैं, उनके करीबी भाई हैं, उस वजह से उनको कहा गया। फिर रिसेंटली जो साबिक़ दौर में एक अहम शख्सियत रही हैं, उनके कोई अजीज़ हैं, करीबी समधी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ हैं वो बंद कर दी जाए। तो ये वो नहीं हुआ, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हुआ। फिर रिसेंटली एक और मामला हुआ कि इमरान खान साहब को कहा गया, चेयरमैन नैब को कहा गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फौरी तौर पे नोटिस जारी कीजिए और तोशाखाना केस में उनको बुला के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कीजिए और उनको अरेस्ट कर लीजिए। तो इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो बुक के अंदर लिखा है वो उसके मुताबिक करेंगे। केस अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन पहले कंप्लेंट होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी इंक्वायरी होगी और इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो हम उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये थी कि केस इम्पॉर्टेंट पस मंज़र है, मगर क्या कमोबेश यही पस मंज़र नहीं था जब DG-FIA, क्योंकि जिस तरह के काबिल कदर ऑफिसर है आफ्ताब सुल्तान, राय ताहिर साहब भी पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं और उनको DG अपॉइंट किया गया था, और जब वो DG-FIA बने उसके बाद फिर इसी किस्म का पूरा माहौल जो था वो उनके सामने रखा गया और उन्होंने भी हाथ उठा लिए, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे दे, और फिर उनको किसी भी अहम पोजीशन के बजाय उनको एक साइड की पोजीशन पे कायम कर दिया गया। बिल्कुल वही सूरत हाल हुई, उनको हटाया गया। उसके बाद फिर FIA की जो सिलसिला देख रहे हैं वो हम सबके सामने है। कामरान साहब, राय ताहिर साहब को कहा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका और उनके बेटे का जो केस था FIA लाहौर में, उसमें एक ख़ास मौक़िफ़ FIA पेश करे, तो उन्होंने उस वक्त वो पेश नहीं किया था, इसी वजह से उनको हटा दिया गया था। अब आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो साथी हैं और जो लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानी, तो उनको भी ज़ाहिर है। अच्छा, और आज जो ये डेवलपमेंट हुई है एजाज साहब, जिसके फ़ौरन बाद ही इमरान खान को तोशाखाना तलबी नोटिस, बुशरा बीबी के हवाले से डेवलपमेंट, फिर फवाद चौधरी के लिए ये तो बहुत ही वो हटे एकदम, और उसके फ़ौरन बाद ये तो अब नैब जो है वो पूरी कंट्रोल में है। अब इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे नैब में।
जी नैब कामरान साहब, नैब थ्रू आउट ही एक इंटरेस्ट रहा है हमारे जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो सिविलियन हो या चाहे दूसरी हो। तो अब वो नैब नहीं रही जो कि आफ्ताब सुल्तान के ज़ेर इंतज़ाम थी। और आफ्ताब सुल्तान आप देखिए 8 महीने में कोई एक पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं हुई। इमरान खान साहब ने गो के आफ्ताब सुल्तान साहब की अपॉइंटमेंट के बाद उन पर तनकीद भी की, लेकिन उन्हें पता नहीं था शायद इमरान खान को कि आफ्ताब सुल्तान रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे जो कि सबके फ़ायदे में थी, जो गवर्नमेंट के भी फ़ायदे में थी, उनके भी। 8 माह में एक पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं हुई। लोगों को बुलाया ज़रूर गया, पूछगिछ के लिए बुलाया गया और उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ जाने दिया गया। अब सूरत हाल कामरान साहब ये है कि लीगली जो कानून है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, उसके तहत जब तक चेयरमैन नैब नहीं होगा उस वक्त तक नैब कोई रेफरेंस भी फाइल नहीं कर सकता, कोई जो तहकीकात की अप्रूवल भी नहीं हो सकती, क्योंकि चेयरमैन नैब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसके पास पूरी इख्तियार है। अच्छा, और थोड़ा सा अब ये वक्त की कमी की वजह से एक और बहुत क्रिटिकल इस पूरे मामले की जो डेवलपमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, जहाँ ये सारी ऑर्डिनेंस जो है, जो तरमीम जिसने कि ये बागो बहार 400 केसेस जो हैं वो ख़त्म करा दिए, ये अरबों खरबों रुपए के केसेस है, ये सारे लोगों की जानें छूट गई। लेकिन जान उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में फैसला नहीं दे देती या वो अपहोल्ड नहीं कर देती इन तरामीम को। और अगर वहाँ से वो स्ट्राइक डाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है पूरा रिकॉर्ड रखिए, इन केसेस के पूरी हिफाजत कीजिए, इसकी एविडेंस की हिफाजत कीजिए, ये बड़ा एक मेक और ब्रेक मामला है ना इस हुकूमत के लिहाज से भी। कामरान साहब, हुकूमत के लिहाज से भी हुकूमत के लिहाज से तो मेक और ब्रेक मामला है, लेकिन एक लार्जर डिबेट का वो एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। तो ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और जजेस साहिबान की या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी का भी एक आर्ग्यूमेंट उसमें है। वो तो जब फैसला होगा तो उस वक्त पता लगेगा। माजी में इस तरह के फैसले होते रहे हैं अदलिया की तरफ से, जिसमें कानून साजी को स्ट्राइक डाउन किया जाता रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि अगर उधर से स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर मसाइल पैदा होंगे। लेकिन सवाल यही पैदा होगा कि अगर दोबारा कानून साजी कर दी गई या उस सारे मामले को रिटेलिएट करने की कोशिश की गई तो फिर एक नया बहरान पैदा ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। इसकी मज़ीद राय हासिल करते हैं। हुकूमत ख़ास तौर पर सियासी हुक्मरानों के हवाले से पुलिस सर्विस एक अताब का शिकार रहती है और दबाव के मिसालें हम हर थोड़े अरसे के बाद देख रहे होते हैं। अनगिनत मिसालें सामने आती हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी मुसलसल इस किस्म की मिसालें सामने आती रही, जिसमें कि हुक्मरानों की ख्वाहिश ये होती है, सियासी हुक्मरानों की ख्वाहिश ये होती है कि पुलिस सर्विस जो है वो उनके इशारों पे नाचे, और इसमें कोई सियासतदान इससे मुबर्रा नहीं है। लेकिन आज की इस डेवलपमेंट में पुलिस सर्विस के हवाले से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही रोबस्ट रिस्पॉन्स सामने आया। इससे पहले भी आते रहे, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज आफ्ताब सुल्तान साहब ने जिस तरह से रेजिस्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने अपहोल्ड किया पुलिस सर्विस को और अपने कंडक्ट को और प्रोफेशनलिज्म को, यकीनन एक बड़ी ग्लोरियस एग्जाम्पल है। इससे पहले राय ताहिर साहब भी ये चीज़ कर चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? ये कितना इनकरेज करेगी इस किस्म के माहौल को? जी कामरान साहब, ये बड़ी खुशी की बात है कि आफ्ताब सुल्तान ने आज इस्तीफ़ा दिया है। खुशी इस बात की इसलिए है कि पुलिस सर्विस के लिए ये एक बड़ी प्राइड की बात है। जिस तरह आपने राय ताहिर का जिक्र किया है, इसी तरह से आफ्ताब सुल्तान एक बड़े अच्छे कैरियर के मालिक हैं और हमेशा से इंटेग्रिटी के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया। मैं हैरान हुआ था उस वक्त जब आफ्ताब सुल्तान ने इस ओहदे को कबूल किया था, ये जानते हुए कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने हमेशा से मिसयूज़ करने की कोशिश की है इन ओहदों को, और आफ्ताब सुल्तान इस किस्म का था नहीं। मैं तो चॉइस ही मैं समझता था कि जिन्होंने चॉइस किया उन्होंने गलत चॉइस की थी। लेकिन बहर सूरत आफ्ताब सुल्तान ने आज बहुत मैं समझता हूँ कि ईमानदारी के साथ जो समझते थे उसके मुताबिक फ़ैसला किया है। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है इक़्तिदार वालों के लिए, सियासतदानों के लिए। उनको आइंदा से इस बात को पेश नज़र रखना है कि अगर कोई वो समझते हैं कि जब वो अपोजिशन में हो तो उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो,
तो जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनको इक़्तिदार के अंदर ये रहते हुए आला मिसाल को कायम करना है। याकूब साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब ने बड़ी ग्लोरियस एग्जाम्पल पेश की है। ऑब्वियसली वो रिटायर्ड ऑफिसर थे, राय ताहिर सर्विंग ऑफिसर है, उन्होंने पेश किया। और फिर हमारे पास और बहुत मिसालें मौजूद हैं, अनगिनत मिसालें मौजूद हैं माशाल्लाह पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स की। मगर उसी पुलिस सर्विस के अंदर फिर इन सियासतदानों के इशारों पे नाचने वाले भी तो मिल जाते हैं ना। उन्होंने नहीं किया, फिर उन्होंने कहा आप हट जाइए। और अब मिसाल के तौर पे ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर हैं। जो डेप्यूटी चेयरमैन नैब है ज़ाहिर शाह, जो कि अब आफ्ताब सुल्तान साहब की जगह ऑफिशिएट कर रहे हैं, क्या उसी किस्म की रेजिस्टेंस या उसी किस्म की उसूल पसंदी जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने दिखाई आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या किसी से भी कोई भी उनकी जगह पर आए? तो ये होना तो ये चाहिए ना कि ये एक सर्विस ऐसी हो, हमारी पुलिस सर्विस, जो कि इस उसूलों पे इसी तरह से कायम रहे। ऐसा ना हो कि उनको एक हटा तो दूसरा मिल जाए जो उनके इशारों पे नाचे। कामरान साहब, बहुत पुलिस अफसरों की बहुत बड़ी तादाद है। मैं समझता हूँ कि इस गए गुजरे ज़माने में जब वैल्यू सिस्टम सारा टॉपसी टर्वी हो गया है और यह सारा निज़ाम बिगड़ गया है, अभी भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इंटेग्रिटी के मालिक हैं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। और जो एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया था कि रूल ऑफ लॉ हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो। एक जो सियासतदान है, बदकिस्मती से मैंने बड़े अच्छे अच्छे सियासतदानों को भी देखा है, जब वो इक़्तिदार में आते हैं उनकी सोच, उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनको वो ऑफिसर जो इंडिपेंडेंट सोच के मालिक हों, जो ईमानदार हों, अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। जब अपोजिशन में जाते हैं तो वही लोग फिर उनकी तारीफ करते हैं कि वो कितने अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को एक सुपरिटेंडेंट पुलिस इस बात पे बुला सकता है, एक बड़ा ही छोटा सा मामला कि कोविड की खिलाफ वर्जी की और एक फंक्शन अपने घर के अंदर किया और उस फंक्शन में खुद भी वो मौजूद था। अगर अमेरिका के अंदर अमेरिका के सदर के घर की तलाशी ली जा सकती है और वो 2-3 दिन तक तलाशी होती रही है, उसके घर के कागजात देखते रहे कि कोई जी हाँ, बस ये हमारे यहाँ तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। देखें, वो उनका हुक्म नहीं माना कि फलां को गिरफ्तार करो, फलां को छोड़ो, तो उन्होंने कहा जी आप छोड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, मगर आफ्ताब सुल्तान साहब चले गए। थैंक यू सो मच। चौधरी याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। एक और हुकूमत की कोशिश है, सर तोड़ कोशिश है, जी जान से कोशिश है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना हो, वक्त पे इलेक्शन ना हो, किसी सूरत से उनका इल्तवा हो जाए। और इसके लिए कशमकश की इंतहा है। पंजाब के गवर्नर कहते हैं मैंने असेंबली तहलील नहीं की, मैं तारीख नहीं दूंगा। सूबे सरहद के गवर्नर, उन्होंने कहा मैंने असेंबली तहलील की मगर मैं तारीख नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन कहता है मैं तारीख नहीं दूंगा। सदर ने तारीख दी, उसको मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म किया, उसके खिलाफ अपील कर दी। फिर आखिर इलेक्शन हो कैसे? मगर बहरहाल हुकूमत लगी हुई है, पूरी जान लगा रही है कि इलेक्शन ना हो। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पंजाब असेंबली तहलील नहीं की। गवर्नर केपी कहते हैं कि वो भी नहीं देंगे, गो के उन्होंने केपी की असेंबली तहलील की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो इलेक्शन की तारीख पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नहीं देगा क्योंकि ये उसका काम नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दे, शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ अपील कर दी। गवर्नर पंजाब ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। और दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया और इलेक्शन की तारीख दी 9 अप्रैल की, उसको भी मुस्तरद कर दिया हुकूमत के लोगों ने। और हुकूमती वज़रा बार बार कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं चाहते कि फ़ौरन इलेक्शन हो। और इस सिलसिले में ताक़ीद की वजूहात वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर माफ़ कीजिएगा जो दाखिला, उन सब ने उससे को रद्द कर दिया। अब न जाने इलेक्शन कैसे हों। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर ममलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 9 अप्रैल को कराने की हिदायत के बाद इसमें अब मज़ीद आइनी इबाम और क़ानूनी मोशगावियों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यकीनन इसकी बुनियाद हुकूमती है। सदर ममलिकत के फैसले पर मिनवन अमल दरामद की तजावीज़ के साथ कानूनी पेचीदगियों की चैम गोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास हुआ जिसमें सदारती हिदायत पर अमल दरामद के लिए कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान
और आईन और कानून के माहिरीन से रहनुमाई का फैसला किया गया। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया कि मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर होने के बाद इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इंतखाबी शेड्यूल देकर इंतखाबात कराने का पाबंद है। ताहम इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर फैसला करता है ना करेगा। इलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उन्होंने आईन व कानून में कहीं नहीं लिखा कि आम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन अगर इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया तो वो भी कबूल नहीं है। गवर्नर सरहद दे नहीं रहे, गवर्नर KP दे नहीं रहे। यकीनन हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल उसने आया कर दिया है कि इलेक्शन इस वक्त होने नहीं चाहिए। ख्याल रहे सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और KPK के असम्बलीज के इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर थी। इससे कबल उनके एक ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि सूबाई असम्बलीज के आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में सदर ममलिकत का किरदार नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ़ है। कल हमें इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इलेक्शन इनेकाद में लेतुलाल के मुताद्दिद जवाज़ पेश किए थे, जिनसे लगता है कि दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इलेक्शन की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर मुकर्ररा 90 दिन में भी इलेक्शन हो जाए तो कोई मुआवजे से कम नहीं होगा। मौजू है और आज हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। और आज इसके लिए हमने दावत दी है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब हामिद खान को। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन कैसे कोई करा सकता है। कोई हुकूमत के 4 वज़ीर ख़त लिख दें, उसके बाद गवर्नर कहे कि मैं, क्योंकि वो विफाक का नुमाइंदा होता है, वो कहता है मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता, इलेक्शन कमीशन कह दे मैं तारीख नहीं देता, अदालत हुक्म दे दे तो उसको चैलेंज कर देते हैं। तो फिर तो अब पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह तो एक मामूल की बात हो जाएगी कि वो जो वक्त की हुकूमत है वो चाहे तो इलेक्शन कराए, ना चाहे तो ना कराए। तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। जनरल मुशर्रफ, जनरल याहिया, जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में तो ये सारी कहानियाँ हम सुनते थे, मगर अभी देखिए आपने तारड़ साहब ने जो है बताया कि कोई बात ही नहीं है जी, ये कैसे सदर ने अगर तारीख दे दी है तो उनकी धज्जियाँ भी खेरी जा रही। देखिए ना, ये सारी बात तो वाज़ेह है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं फेस करना चाहती और इसीलिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। गवर्नर चूँकि उनका नुमाइंदा है, हालांकि उसका एक आइनी फ़र्ज़ है जब भी असम्बली डिज़ोल्व हो वो 90 दिन के अंदर अंदर तारीख दे। ये कहना कि जी मैंने डिज़ोल्व नहीं किया और डिज़ोल्व खुद ब खुद हो गई, इसमें दोनों सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने ज़्यादा एक दिन और आप होल्ड कर लेंगे, अगर आप नहीं करते तो फिर खुद ब खुद बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाती है। तो उसके बावजूद भी ये गवर्नर का ही फ़र्ज़ है और उसी की ऑब्लिगेशन है कि वो तारीख देगा। और ये जो अजीब किस्म का इन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जब वो ख़ुद करेगा डिज़ोल्व तो फिर तो वो तारीख देगा, अगर वो खुद ब खुद हो जाएगी फिर उसका कोई किसी किस्म का फ़र्ज़ नहीं है। ये सारी बात असल में बदनीयती की बुनियाद पर है। वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि तरह तरह के हथकंडे और हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन इतने दिनों में होने हैं और तारीख किसने देनी है। अब बात आ गई कि अगर तारीख वो नहीं देते गवर्नर तो फिर क्या करना। फिर इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो तारीख दे देते। अब इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे रहे, एक वजह दूसरी वजह बता के टालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब सदर ने उनको बुला के कोशिश की कि भाई आप बात करें, मशवरा करें और फिर इलेक्शन का क्या करना है, तो उस पर भी वो नहीं गए। तो सदर आखिरकार मजबूर होके किसी न किसी ने तो ये कदम उठाना था और उन्होंने वो कदम सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत उन्होंने ये कदम उठाया और एक तारीख मुकर्रर करी दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस के लिए। अच्छा, अब होगा तो क्या खान साहब? देखे ना, हुकूमत तो कहती है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी नहीं करा रहे। यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के हर टॉप लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को बुलाया, एक शख्स नहीं बेशमूल अशतर औसाफ साहब के जी के इलेक्शन तो कराना है, आपने हर सूरत में कराना है। ये आइन की ऐसी जिम्मेदारी है जिससे कि आप नहीं कर सकते। खुद हुकूमत के लोग राना शायद खान अब्बासी वगैरह सब ये कहते रहे, लेकिन अब अगर ये नहीं करा रहे तो फिर होगा क्या? ये सारा मामला, मुझे मालूम है कि अदालत में ये चीज़ है, लेकिन ये तो इसका एक एक दिन काउंट कर रहा है ना खान साहब। बिल्कुल सही है, ये जानबूझ के सूरत हाल ऐसी पैदा कर रहे हैं
जिससे कि इलेक्शन को इल्तवा में डाला जा सके, और कहें कि 90 दिन से अब ऊपर हो गए हैं, अब चाहे 6 महीने बाद में कराएं चाहे 10 दिन बाद में कराएं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात की जा रही। दूसरी बात ये कहेंगे कि जी चूँकि इसमें कोई सज़ा नहीं मुकर्रर की गई, इसलिए ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये डायरेक्टरी प्रोविज़न है, उसमें टाइम आगे पीछे हो सकता है। एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका मंशा कुछ और है, उसका मकसद ये कोई मामला अगर आइन के तहत तय है कि इतने वक्त में होगा और वो उस वक्त में ना हो, उससे देर में हो जाए, तो उससे वो जो मामला है, ये जो उसमें एक्शन लिया गया, वो जो है वो गलत या गैर कानूनी गैर आइनी नहीं होगा। वो एक और सूरत हाल है जिसमें कि कोई कंपल्शन होती है, कोई इस किस्म की सूरत हाल होती है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सारा कुछ बदनीयती मबनी है। कहने को तो कहते हैं कि हम इलेक्शन कराने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन इसमें तो फिर क्रिटिकल रोल क्या खान साहब अदालतों का नहीं है? एक तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ही बिल्कुल है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे भी ये इसका जिक्र हो चुका है, और ये रेफर किया है बेंच ने चीफ जस्टिस को कि भाई आप इस पे 184(3) की अगर एक्शन चाहे तो करें। इसमें एक हैरत मुझे जो हो रही है कि ये पिछले हफ्ते एक बेंच ने ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है, कहा है कि सुओ मोटो आप इसमें नोटिस लें और बेंच बनाकर फैसला करें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। तो उस सूरत में मैं अभी तक हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक बेंच क्यों नहीं बनाया, अभी तक केस क्यों नहीं फिक्स किया, हालांकि उनके अपने ही कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच का, यानी 2 जज मबनी बेंच का ये फैसला है और उन्हें रेफ़र किया गया है। तो अभी तक मैं हैरान हूँ कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद, जबकि एक दिन काउंट कर रहा है चीफ जस्टिस तो साहब ने अभी तक लाहौर हाई कोर्ट का क्या रिस्पांस होना चाहिए? क्योंकि असल तो हुक्म लाहौर हाई कोर्ट का है, जिसको कि सुना अनसुना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। जी, ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि अभी तक डिवीज़न बेंच के पास ये गए हैं, इसको हम इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, ये गए हैं। अब वो अपील में कोई अभी ऐसा ऑर्डर नहीं जिससे कि सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल किया गया हो। इसलिए सिंगल बेंच का फैसला अभी तक फील्ड में है और उस पर जो है पाबंदी है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन जो है ये अदालती फ़ैसले की नफ़ी कर रहा है। बहरहाल जो सूरत हाल पिछले हफ्ते के सामने आई है, नज़र यही आता है कि ये सारा बोझ जो अल्टीमेटली बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट पर होगा और सुओ मोटो जो है इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह करके तो इसमें एक अहम बात यह है खान साहब के ये अब बाकायदा दरख्वास्त पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के स्पीकर्स ने भी पहुंचाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमारा असम्बली तहलील हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं कर रहा और ये एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ये बाकायदा स्पीकर्स की तरफ से भी दरख्वास्त गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। वो मकसद ही है स्पीकर्स का वो दरख्वास्त भेजने से कि ताकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए कि ये सूरत हाल है, ताकि वो अपना सो मोटो प्रोविज़न, क्योंकि इससे समझिए बुनियादी हकूक़ की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मामला आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के अंदर आता है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सो मोटो नोटिस लेकर बेंच बनाकर इसका फैसला करना चाहिए चंद दिनों के अंदर। क्योंकि अगर ये इलेक्शन क्या एक ये सेट हो जाए और हो जाए कि इस तरह से इलेक्शन कैंसिल हो, तो न जाने अक्टूबर में भी कौमी इलेक्शन भी होंगे या नहीं होंगे। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, वही मामला है जो आज हैं वो अक्टूबर में भी होंगे, फिर तो इलेक्शन वगैरह भूल ही जाए ना। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर 90 दिन की पाबंदी नहीं रखी जा रही तो फिर उसके बाद अगर अगस्त को टर्म ख़त्म हो जाती है नेशनल असेंबली की, तो फिर 60 दिन की भी जो पाबंदी दी है आइन ने कि उसके टर्म ख़त्म होने के बाद 60 दिन में इलेक्शन होंगे, फिर उस पर भी पाबंदी नहीं होगी। तो इसलिए इस किस्म का मामला जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, इतनी वाज़ेह खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ अदालत का भी फ़र्ज़ बनता है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस किस्म की खिलाफ वर्जी को रोके।
थैंक यू सो मच। जनाब हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।